कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कलेक्टर गोपीनाथ मिश्रा की तरफ से रितेश नाम का एक वकील खड़ा था और वो रीना और उसकी साथियों पर आरोप साबित करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने अपनी बात को वजन देने के लिए शिव आश्रम को एक आतंकी संगठन की तरह कह डाला था। ये बात लकी और नीलेश दोनों को ही बहुत बुरी लगी थी। नीलेश ने अपनी जगह से खड़े होकर रितेश के इस कथन को पूरी तरह से नकार दिया और उसका विरोध किया। ऐसे में रितेश ने कलेक्टर के प्यून को कटघरे में बुलवा लिया था। उसने उससे सवाल किया तो उसने बताया कि ये सारी लड़कियां कैसे धोखे से कलेक्टर के केबिन में घुसी और कुछ देर के बाद उसका खून करके वहां से भाग निकली। ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए थे। इतने में नीलेश ने प्यून से सवाल जवाब करने की इजाजत मांगी तो उसे इजाजत मिल गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्यून के पास आते हुए बोला, आपका नाम? जी शुभम तिवारी, प्यून ने कहा। तो शुभम जी, आपका ये मानना है कि कलेक्टर साहब के केबिन में ये सारी लड़कियां धोखे से घुसी? जी सर। क्या आपने इनके जमीन के कागजात देखे थे? नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो फर्जी थे? सर फर्जी ही थे। अगर फर्जी नहीं होते तो ये लड़कियां उन्हें चाकू क्यों मारती? प्यून ने पूछा। हाँ, लेकिन ये तो आपका मानना है ना, ओपिनियन, इसमें तथ्य कहाँ है? नीलेश ने पूछा। इतने में रितेश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, सर नीलेश जी मेरे गवाह को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं जज साहब, मैं उन्हें उलझा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस अपने तथ्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से अपने पॉइंट पर आइए मिस्टर नीलेश, जज ने कहा। नीलेश ने हाँ में सिर हिलाया और फिर प्यून की तरफ देखते हुए बोला, तो तुमने अभी कहा कि पहले ये लड़कियां अंदर गईं, उसके बाद तुमने एक चीख सुनी, तुमने जब आवाज सुनी तो तुम्हें लगा कि कलेक्टर साहब के साथ कुछ बुरा हुआ है। इतने में लड़कियों ने दरवाजा खोला और वो भागकर बाहर चली गईं, बराबर? जी सर, प्यून ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि चाकू इन लड़कियों ने ही मारा है? नीलेश ने पूछा। ये सवाल सुनते ही सब लोग हैरान हो गए थे। खुद रितेश को भी नीलेश के इस सवाल ने हिला दिया था। सारा मामला ही तो इस बात पर टिका था कि वो लड़कियां कलेक्टर को चाकू मारकर वहां से भागी थी, लेकिन नीलेश ने उस दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये किस तरह की बात है? अगर उन लड़कियों ने सर को चाकू नहीं मारा होगा तो और किसने मारा होगा? रितेश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। यह भी एक ओपिनियन है जज साहब, इस कथन में कोई तथ्य नहीं है, नीलेश ने कहा। इतने में रितेश अपनी जगह से मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और बोला, लगता है नीलेश जी को पता नहीं है कि मर्डर सीन पर से एक और बहुत जरूरी सबूत हमारे हाथ लगा है, उसे मैं अदालत में पेश करवाना चाहूंगा, रितेश ने कहा और इंस्पेक्टर गजानंद की तरफ देखने लगा। गजानंद ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद वही चाकू जज की टेबल पर रखवा दिया जिस चाकू पर उसने कल रात रीना के हाथों के निशान लिए थे। जज ने उस चाकू को घुमाते हुए देखा। रीना और बाकी लड़कियों ने भी उस चाकू को घूमते हुए देखा, लेकिन वो हैरान हो गईं। वो चारों एक दूसरे को देखने लगीं। इतने में रितेश ने आके कहा, जज साहब ये वही चाकू है जिससे इन लड़कियों ने कलेक्टर साहब का खून किया था। आप चाहें तो इसकी फॉरेंसिक जांच करवा सकते हैं। जज रितेश की बात सुनकर चाकू को टेबल पर रख लेता है। नीलेश उसकी शक्ल देखकर समझ जाता है कि जज इस केस के बारे में कोई फैसला सुनाने वाला है, इसलिए इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कहता, खुद नीलेश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, जज साहब मैं एक बार इन लड़कियों से कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा। जज जो कि पेपर पर कुछ लिखने ही वाला था, उसने जब नीलेश की ये मांग सुनी तो वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है। नीलेश अपनी जगह से उठा और सीधा रीना और बाकी लड़कियों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि प्यून ने यहाँ आकर जो गवाही दी है क्या वो सच है? रीना ने झिझकते हुए बाकी लड़कियों की तरफ देखा और बोली, हाँ पूरी तरह से सच है। नहीं तो फिर सच क्या है? नीलेश ने पूछा। सच ये है कि हम चारों देर शाम को कलेक्टर के केबिन में गए। वहां जाकर हमने उनसे कहा, जब रीना ये सब कोर्ट में बता रही थी तो उसके जहन में फिर से वो रात ताजा हो गई थी। वो मीना, शीना और टीना चारों आश्रम में बैठे हुए थे। कंपकपाती सर्दी ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ऊपर से वो चारों घबराहट के मारे और ज्यादा कांप रही थी। मुझे तो लगता है कि हमें लक्ष्मण जी को सब कुछ सच ही बता देना चाहिए, मीना ने आग सेकते हुए कहा। हाँ, अब हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। अभी लक्ष्मण जी को फोन मिलाते हैं, वो किसी को फोन लगाएंगे तो ये कलेक्टर शांत हो जाएगा, टीना ने भी कहा।
लेकिन रीना को उनकी बातों पर एतराज हुआ और वो बोली, हमने पहले ही ये तय कर रखा था ना कि हम इस मामले में लक्ष्मण जी को नहीं घसीटेंगे, तो फिर अचानक अब उन्हें फोन करके ये सब बताने की कहां से बात आ गई? बताना तो पड़ेगा ना रीना, कल कलेक्टर हमारा आश्रम खाली करवाने आ रहा है। अगर हमने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, उन्हें बाहर से इस बारे में कुछ पता चले उससे अच्छा है कि हम ही अपनी तरफ से उन्हें ये सब सच बता दें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें परेशान करना चाहिए। और वैसे भी जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर हम उन्हें ये सब बताने जाएंगे तो वो सबसे पहला सवाल ही यही करेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। शीना ने कहा। तो फिर हम क्या करें? मीना ने पूछा। उसकी आवाज में उसकी झल्लाहट साफ नजर आ रही थी। शीना ने बाकी तीनों लड़कियों को देखा और कहा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? टीना ने पूछा। क्यों ना हम कलेक्टर को जमीन के नकली कागजात थमा दें? नकली कागजात? तीनों ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, इस जमीन की असली कागजात किसी के पास नहीं है, यानी इस जमीन के कागजात कभी बने ही नहीं है। ऐसे में कलेक्टर को हम नकली कागजात थमा देते हैं तो उसे क्या पता चलने वाला है कि ये असली है या नकली? शीना ने कहा। रीना को उसका आइडिया काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन मीना और टीना को उसकी बात हजम नहीं हो रही थी। तू पागल है क्या? इसमें कितना रिस्क है? टीना ने कहा। क्या रिस्क है? रीना ने पूछा। रिस्क ये है कि पहले तो हम नकली कागजात बनवाएंगे कैसे, और चलो बनवा भी लिए और कलेक्टर के पास लेकर भी चले गए तो वो ये पूछेगा कि जब कागज अब तक नहीं मिले तो ऐसे अचानक कहां से आ गए, और उसके बाद अगर उसने किसी तरह से उन्हें वेरीफाई करवा लिया तो हमारी तो पोली खुल जाएगी ना। मीना ने कहा। हाँ, ये रिस्क तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपनी जमीन गंवाने से ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, इसे आसानी से लिया जा सकता है। शीना ने कहा। हाँ, अगर वो कहता है कागज कहाँ से मिले तो हम उसे बता देंगे कि हमें ऊपर गुफा में जो नानी रहती है उन्होंने बताया। फिर भी अगर वो नहीं माना तो हम ये कह देंगे कि आप इसे वेरीफाई करवा लो। जब तक वो वेरीफाई करवाएगा तब तक हम लकी जी के पास चले जाएंगे। रीना ने कहा। अरे नहीं, हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पेपर्स के साथ हम उसे थोड़ा पैसा खिलवा देंगे तो वो चुप हो जाएगा। शीना ने कहा। अब मीना और टीना के पास आगे कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। उन्हें भी शीना और रीना का प्लान सही लग रहा था। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं, पेपर्स बनवा लेते हैं। मीना ने कहा। नहीं, पहले उसे फोन करके कह देते हैं कि वो ऑफिस में ही रुक जाए, अगर वो घर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। टीना ने कहा और अपना फोन निकाल लिया। सुनो, उसे ये भी कह देना कि उसके लिए एक बड़ा तोहफा है, वो लालच में जरूर रुक जाएगा। रीना ने कहा। टीना ने हाँ में सिर हिलाया और फिर गोपीनाथ मिश्रा को फोन लगाने के लिए निकल गई। इधर मीना, रीना और शीना अपने कंप्यूटर रूम में आ गए थे। उन्होंने जमीन के कागजात कैसे बनाए जाते हैं इस बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद उन लोगों ने बाजार से स्टैम्प पेपर मंगवाए और हूबहू जमीन के कागजात तैयार कर लिए। इस सब काम में उन्हें 2 घंटे लगे। तब तक कलेक्टर का ऑफिस बंद हो गया था और अंधेरा भी हो चुका था। उस रूह कंपकपाती सर्दी में वो लोग जब आश्रम से उसके ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि इतने में मीना को कुछ याद आया और वो बोली, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। इतना कहते ही वो अंदर की तरफ भाग गई। जब सारी लड़कियां गाड़ी में बैठी तो कुछ देर के बाद मीना भी वहां आ गई थी। उसके हाथ में कुछ सेब और अनार थे और साथ में एक चाकू भी था। ये किस लिए? अरे यार, वो हर बार बहुत इंतजार करवाता है। हमारे खाने का समय भी हो गया है। आज भी अगर उसने इंतजार करवाया तो हम कम से कम बाहर बैठकर यही खा लेंगे, मीना ने कहा। उसकी बात सुनते ही तीनों लड़कियों को हंसी आ गई। इतने में मीना गाड़ी में बैठी और गाड़ी सीधा कलेक्टर के दफ्तर जाने के लिए रवाना हो गई। धर्मशाला में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ देर के सफर के बाद रीना और बाकी लड़कियों की गाड़ी कलेक्टर के ऑफिस के बाहर आकर रुक गई थी। जब चारों लड़कियां बाहर आईं तो शीना ने कहा, मुझे तो घबराहट हो रही है। लो बताओ, इसी का प्लान है और अब इसी को घबराहट हो रही है। टीना ने कहा। अरे कुछ नहीं होगा, सब संभाल लेंगे। मैंने थाली में 10 लाख रुपए रख लिए हैं। अगर वो कागज से नहीं माना तो 10 लाख रुपए से कम 1 साल के लिए तो मान ही जाएगा। और तू ये चाकू और फल हाथ में क्यों लिए खड़ी है? रीना ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली को आगे कर दिया। मीना ने सारी चीजें उस थैली में डाल दी और चारों लड़कियां अंदर की तरफ जाने लगीं। जैसे ही वो कलेक्टर के दफ्तर के दरवाजे के बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसका प्यून भी बाहर ही बैठा हुआ था। रीना ने उससे जब बात की तो वो सीधा कलेक्टर के ऑफिस में चला गया और कुछ सेकंड के बाद
बाहर आकर बोला, सर आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। ये सुनते ही चारों लड़कियां घबरा भी गईं और खुश भी हो गईं। अब उन्हें इंतजार नहीं करना था। वो सारी लड़कियां अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि कलेक्टर अपने ऑफिस में ही अलाव जलाकर बैठा हुआ था। नमस्ते सर। चारों लड़कियों ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओहो क्या बात है, बताओ कैसे आना हुआ। उसका ये सवाल सुनते ही चारों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर शीना ने रीना को आगे आने का इशारा कर दिया। रीना आगे आई और बोली, सर वो हमारी जमीन के कागज हमें मिल गए हैं, हम वही आपको देने के लिए आए थे सर। साथ में अब तक आपके और हमारे बीच में जो भी बोलचाल हुई और उससे हमारा और आपका जो संबंध खराब हुआ उसके लिए हम कुछ हर्जाना भी लेकर आए थे, रीना ने कहा और पेपर्स कलेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। कलेक्टर ने थैली में से पेपर्स और 10 लाख रुपए निकाले और फिर थैली को टेबल पर रख दिया। पहले तो उसने पेपर्स को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसकी स्याही को सूंघ कर बोला, इतनी पुरानी जमीन के इतने ताजे पेपर्स, डीप फ्रीज किए थे क्या? इतना कहते ही कलेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। इधर उसके मुंह से ये बात सुनते ही उन चारों लड़कियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करने वाली थी। सर वो नकली नहीं है, असली है वो। रीना ने बात संभालने की कोशिश की तो कलेक्टर ने कहा, मैं पढ़ लिख कर इस कुर्सी तक आया हूँ, पूरे जिले को चलाता हूँ और तुम मुझे चला रही हो। जैसे ही उसने इतना कहा तो रीना की नजर नीचे हो गई। उधर जब रीना की नजर जिस तरह से कलेक्टर के ऑफिस में नीचे हुई थी उसी तरह से उसकी नजर आज कोर्ट में भी नीचे हो गई थी। लकी ने जब उन लोगों के मुंह से ये सब सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया था। उसे उन चारों पर गुस्सा भी आ रहा था और दया भी आ रही थी। उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस मामले को वो आसानी से निपटा सकता था, उससे निपट सकता था, वो मामला उसके लिए आज इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा ये उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इन चारों लड़कियों को यहाँ से निकाल पाएगा? क्या वो ये साबित कर पाएगा कि खून उन्होंने नहीं किया था? आखिर सच क्या था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियल्स पॉकेट।